गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14। क्लियर स्टूडेंट्स? जी बिल्कुल, चैप्टर नंबर 14। पहले चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स वी डिस्कस इन अ प्रीवियस लेक्चर्स। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था, है ना, जो कि वो वहाँ पर कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर 8 के साथ ही बच्चों आपकी यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 4। Students, listen we carefully. Unit number 1 and unit number 4 are finished. आपके जो सिलेबस है उसमें टोटल 4 यूनिट्स है। 4 यूनिट्स में आपके 19 चैप्टर्स डिवाइडेड है बच्चों, जिसमें से हमने पूरी चैप्टर यूनिट नंबर जो 1 है वो पूरी ख़त्म कर दी है, एंड यूनिट नंबर जो 4 है बच्चों वो भी हमने पूरी तरीके से फिनिश कर दी है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम जो आज पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14, तो चैप्टर नंबर 14 बच्चों हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है जिसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 14। और चैप्टर नंबर 14 का नाम है बच्चों प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस। क्लियर स्टूडेंट्स? जी बिल्कुल, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। प्रोग्रामिंग गाइडलाइन मीन्स कि यहाँ पे हम जो यूनिट नंबर 2 है हमारी, जो पूरी जावा प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है बच्चों, तो यहाँ पर हमने वो यूनिट आज से स्टार्ट कर लिए। अब बोलेंगे कि मैम यूनिट नंबर 2 को स्टार्टिंग से क्यों नहीं पढ़ा रही है? तो यूनिट नंबर 2 जो है बच्चों उसमें फर्स्ट जो स्टार्टिंग का चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 है आपका। लेकिन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले बच्चों प्रोग्रामिंग होती क्या है, कितने टाइप की होती है, उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनकी बेसिक चीज़ें तो हमें पढ़नी पड़ेगी ना बच्चों। तो ये हम आज बेसिक चीज़ें ही स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं उसकी गाइडलाइंस होती क्या है। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है प्रोग्रामिंग गाइडलाइन, है ना। चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग गाइडलाइन में सबसे पहला जो आपका टॉपिक है बच्चों, जो क्या है प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए। प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी क्या होती है, तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में। प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी इज द अप्रोच टू एनालाइजिंग सच कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम by planning the software development and controlling the development process. In this tutorial, we will cover the top-down approach to programming, also called modular प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी क्या होती है और उसके साथ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। चलिए इसको को पहले समझने से पहले हिंदी में देखें हम। प्रोग्रामिंग पद्धति सॉफ्टवेयर विकास की योजना बनाकर और विकास प्रक्रिया को नियंत्रित करके ऐसी जटिल समस्याओं का विश्लेषण करने का दृष्टिकोण है। इस ट्यूटोरियल में हम प्रोग्रामिंग की विशेष डाउन दृष्टिकोण को कवर करेंगे, जिसे मॉडल प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। तो बच्चों मैं बता दूं ट्यूटोरियल इट मीन्स कि ये वाली पीपीटीज है ना। प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी क्या है? एक ऐसा एनालाइजेशन है, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम की प्लानिंग है जिसके सॉफ्टवेयर डेवलपर करता है। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए बच्चों पहले आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स कि आज मेरा बर्थडे है, आज नहीं हम मान लेते कल मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो वो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, है ना। किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, किसको इनविटेशन कार्ड देना है, ये सारी प्रोसेस होती है ना। वैसे ही प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी में स्टूडेंट जब हम प्रोग्राम को या किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम उसके पूरे विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम टॉप डाउन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं और उसे हम मॉडल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया आपको प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी क्या होती है? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी, है ना। प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी मेनली 4 तरह की होती है बच्चों। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पहली बात करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग की। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग ऐसी जो सारी चीज़ें 1 बाय 1 मतलब बच्चों स्टेप बाय स्टेप चले, उसे हम स्ट्रक्चरड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे क्लियर स्टूडेंट, जैसे हम एक लैंग्वेज की बात कर ले तो सी
नेक्स्ट होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कैसी प्रोग्रामिंग जो क्या है एक प्रोसेस के थ्रू क्या करती है, काम करती है ना। जैसे अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, है ना। मतलब सीरियल वाइज तो चल रही है, हम प्रॉपर सीरियल वाइज लिखेंगे बच्चों अनस्ट्रक्चर में भी, लेकिन उसको कंप्यूटर के चलाने का तरीका क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ऐसी प्रोग्रामिंग जहाँ पे सारी चीज़ें 1 बाय 1 चलती है, हम भी उसे 1 बाय 1 ऑपरेट करते हैं, प्लस हमारा कंप्यूटर जो कंपाइलर होता है बच्चों वो भी 1 बाय 1 कवर करता है। नेक्स्ट है मॉड्यूलर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। एक ऐसी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो 1 बाय 1 कर चलती है बट मॉड्यूलर के थ्रू चलती है। मॉड्यूलर थ्रू चलना मतलब समझ में आया बच्चों कि कितना भी बड़ा प्रोग्राम है उसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। नेक्स्ट होती है बच्चों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये लेटेस्ट में चल रही है बच्चों, जितने भी सॉफ्टवेयर्स अभी अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ही कर रहे हैं, है ना, जिसका हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये भी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जैसी होती है बट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में मॉड्यूल के पार्ट में हम डिवाइड करते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा को क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को क्या करते हैं बच्चों, छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स, समझ में आई प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी? क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखिए अब हम एट द मिनिमम गुड प्रोग्राम डिफाइन मस्ट डू दीज 3 थिंग। मतलब कि एक अच्छे प्रोग्राम को बनाने के लिए हमको मेनली 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है बच्चों बी क्लियर एंड ईजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। सभी के लिए स्पष्ट और आसान, मतलब जो भी प्रोग्राम हम बनाए, जो भी कोड बनाए जो हम, वो ईजीली होना चाहिए और हर व्यक्ति उसे समझ में, हर व्यक्ति को वो समझ में आए। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट होता है ऑफर इन्फो डेफिनेशन दैट पीपुल कैन नाउ व्हाट इज एंड व्हाट नॉट बी प्रोग्राम। पर्याप्त परिभाषा दे के लोग जाने कि क्या है और कैसा कार्यक्रम, मतलब एक ऐसी डेफिनेशन जो हर व्यक्ति को इजीली क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है बच्चों बी फ्लेक्सिबल इन्फॉर्म टू अलाउ पार्टिसिपेटर डिस्क्रिमिनेशन इन इम्प्लीमेंटेशन। कार्यान्वयन में चिकित्सकों के विवेक की अनुमति देने के लिए पर्याप्त लचीला हो। मतलब एक ऐसी डेफिनेशन, एक ऐसी चीज़ जिसे हम टाइम के फ्लेक्सिबल मतलब टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर सके, चेंज कर सके। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोग्रामिंग। यह आपकी बुक का एक टॉपिक है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोग्रामिंग। मैं यहाँ से समझा रही हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चों को बुक में भी मिल जाएगा और यहाँ तो मैं समझा ही रही हूँ। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं और बुक से भी ले सकते हैं। अ प्रोग्राम रिटन इन अ गुड स्टाइल इन ईजीली अंडरस्टैंड टू अ रीडर। मतलब एक ऐसा प्रोग्रामर जो क्या करे, किसी भी चीज़ को ईजीली अंडरस्टैंड करने के लिए उसे गुड प्रोग्रामिंग बनानी पड़ती है। तो पहले देखते हैं इफेक्टिव एंड इफिशिएंसी, है ना। शुड प्रोवाइड करेक्ट रिजल्ट एंड द प्रोडक्ट बी फास्ट टेकिंग इनटू अकाउंट मेमोरी कंस्ट्रक्शन, है ना। इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो बहुत इफेक्टिव हो, अच्छा हो और इफिशिएंट हो, मतलब जल्दी से बन जाए और अच्छा हो, करेक्ट हो। नेक्स्ट है यूज़र फ्रेंडली, शुड इंटरेक्ट विद द यूज़र टू अंडरस्टैंडेबल मैसेज। एक ऐसा प्रोग्राम जो क्या हो, यूज़र फ्रेंडली हो, बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड हो जाए। सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन कोड, यूज़ ऑफ मीनिंगफुल नेम टू आइडेंटिफाई एंड अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ कॉमन एंड इंडिपेंडेंटेशन, है ना। सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड, इट मीन्स एक ऐसा कोड जो क्या है सेल्फ डॉक्यूमेंट हो, मतलब खुद से डिफाइंड हो जाए और मीनिंगफुल हो कि हर व्यक्ति को इजीली समझ में आए। नेक्स्ट है रिलायबल, मस्ट बी एबल टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड सब्स्टिट्यूशन लाइक इनपुट ऑफ रॉन्ग डेटा और नो डेटा इनपुट। एक ऐसा रिलायबल हो जिसमें अगर कोई डेटा अगर सही नहीं चले तो वो कोई डेटा ही आपको प्रोवाइड ना करे, और अगर गलत इनपुट आप दे रहे हैं तो उसे वो वहीं पर क्या कर दे, स्टॉप कर दे। पोर्टेबल, शुड बी एबल टू एग्जीक्यूट वन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जो हर किसी कंप्यूटर पे, जो हर किसी प्लेटफॉर्म पे इजीली रन हो जाए बच्चों। इसे हम क्या कह रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोग्रामिंग। क्लियर हुआ स्टूडेंट, समझ में आया? ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्रामिंग। बच्चों प्रीवियस स्लाइड्स में चलते हैं, यहाँ पे भी आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे गुड प्रोग्रामिंग के, क्लियर, और अनादर भी हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोग्रामिंग। पहला है करेक्टनेस,
मतलब ऐसी फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट होना चाहिए जो आप जो भी यूज़र को चाहिए वो फुल हो प्लस क्या हो करेक्ट हो। रिलायबिलिटी बच्चों ये हमने बात पहले ही कर ली थी। इट प्रोवाइड करेक्ट आउटपुट एंड वैलिडिटी इनपुट डेटा टू अवॉइड प्रोग्राम क्रैश। मतलब एक ऐसा हमें जो भी सिस्टम हमें ऐसा आउटपुट प्रोवाइड करे जो कि क्या हो बिल्कुल ही करेक्ट हो। नेक्स्ट है बच्चों पोर्टेबिलिटी, इजीली इंस्टॉलेशन फ्रॉम वन मशीन टू अनदर विथिंग द मिनिमम मॉडिफिकेशन। कुछ ही मॉडिफिकेशन करने पे ये हर मशीन पे क्या हो जाए बच्चों चल जाए। नेक्स्ट है मेंटेनेबिलिटी, इजीली फॉरवर्ड एंड मॉडिफाइड नॉट ओनली टू बी प्रोग्रामेबल हु राइट। मेंटेनेबिलिटी मतलब जो इजीली क्या हो जाए मेंटेन हो जाए। रीडेबिलिटी, ईयरली डॉक्यूमेंटेड है ना। रिलायबिलिटी मतलब जल्दी से उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या हो जाए बच्चों प्रिपेयर हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग उसमें क्या हो प्रिपेयर हो। यूज़ ऑफ रिसोर्स, फास्टर इन अ प्रोसेसिंग यूज़र, मिनिमम स्टोरेज स्पेस एंड एबल टू रन एग्जिटिंग हार्डवेयर। किसी भी हार्डवेयर पे का चल जाए बच्चों और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी हो वो क्या हो कम हो और हमें क्या करे इस जो प्रोसेस है वो क्या करे बच्चों फास्ट प्रोसेस प्रोवाइड करे। क्लियर स्टूडेंट। तो ये क्या थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड प्रोग्रामिंग के। चलिए बच्चों नेक्स्ट देख रहे हैं हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन देखें हम। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू सेपरेट सब प्रोग्राम। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर प्रोग्राम को अलग अलग उप कार्यक्रमों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बच्चों मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड्स में भी क्लियर किया था कि व्हाट इज़ द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो एक ऐसी प्रोसेस जो हमारे प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे मॉड्यूल्स में छोटे छोटे प्रोग्राम में क्या कर दे डिवाइड कर दे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये भी हमारे चैप्टर नंबर 14 का एक टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हमने पहले ही पढ़ा जिसे हम उप्स के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेफिनेशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग paradigm based on the concept of object which can contain data and code. Data in the form of fields and code in the form of procedure. A features of object is that an object own procedure can access and often modify the data fields of itself. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें बच्चों फॉर हिंदी मीडियम के लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स की अवधारणा पर आधारित एक प्रोग्रामिंग प्रतिमान है जिसे डेटा और कोड कहा हो सकते हैं। क्षेत्रों के रूप में डेटा और कोड प्रक्रियाओं के रूप में ऑब्जेक्ट की एक विशेषता यह है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्वयं की प्रक्रिया एक्सेस कर सकती है और एक्सेस स्वयं में डेटा फील्ड को संशोधित कर सकती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप्स मतलब बच्चों नाम से क्लियर है कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग जो क्या कहती है पैराडायग्राम पे बेस्ड है, जो कॉन्सेप्ट किसका यूज़ करती है ऑब्जेक्ट का यूज़ करती है किसी भी कोड को रिटर्न करने के लिए, है ना। डेटा इन द फॉर्म ऑफ फील्ड और कोड, जो भी डेटा होता है वो फील्ड और कोड के फॉर्म में होता है। ये एक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होती है। इसका ये फीचर्स होता है जो कैन बी सक्सेस एंड मॉडिफाई, जिसे हम टाइम पे मॉडिफाई भी क्या करते हैं बच्चों कर सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट, जिसे हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। बच्चों इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ GUI। इटका शॉर्ट नाम होता है GUI, जिसे फुल फॉर्म में हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के नाम जानते ये 11th में एज वेल एज बच्चों 12th में भी आपसे पूछा जाता है। इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। पहले डेफिनेशन देखते हैं। द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज द फॉर्म ऑफ यूज़र इंटरफेस दैट अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थ्रू graphically icon and audio indicator such as a primary notations inside of text based user interface, typed document labels और text navigation। इसी डेफिनेशन को पहले हिंदी में देखते हैं बच्चों।
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एक रूप है जो उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट आधारित यूज़र इंटरफेस टाइप कमांड लेबल या टेक्स्ट नेविगेशन के बजाय ग्राफिकल आइकॉन और ऑडियंस इंडिकेट जैसे प्राइमरी नोटेशन के जरिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति प्रदान करता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या बच्चों, समझाती हूँ मैं, समझिए। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस का फॉर्म है, एक ऐसा यूज़र का इंटरफेस है जो इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ, जैसे आपके आइकॉन से, ऑडियो है, वीडियो है ना। एक ऐसी प्राइमरी नोटिफिकेशन है जैसे आइकॉन है, टेक्स्ट बेस है, इंटरफेस है, टाइप कमांड है, लेबल है और टेक्स्ट है। इन सब के यूज़ से आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है मतलब एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है बच्चों जिसमें आपको आइकॉन्स, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, जिसमें आपको हर चीज़ बच्चों डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए तो ये मैंने आपको एक स्क्रीन का डिफाइन किया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकॉन्स दिख रहे हैं बच्चों, दिख रहे हैं अलग अलग। कुछ आइकॉन्स यहाँ आपको नीचे भी दिख रहे हैं। सब आइकॉन्स का अपना अलग अलग क्या है बच्चों, यूज़ है। ये सारे आइकॉन्स काय में आते हैं बच्चों, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्यों आते हैं, क्योंकि आपको इन सबको चलाने के लिए, जैसे मुझे म्यूज़िक चुनना है तो मैं ये ट्यून पे क्लिक कर दूँ बच्चों। क्लियर? जैसे ही मैंने इस ट्यून पे क्लिक करा तो क्या हो जाते हैं, मेरी प्लेलिस्ट या मेरे सॉन्ग्स आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें काय में आती है स्टूडेंट, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर आती है। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट गाइडलाइन, है ना। मतलब कुछ गाइडलाइंस होती है GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। सीधे से बात करूँ बच्चों तो इसको हम SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के नाम से भी जानते हैं, वाटरफॉल मॉडल के नाम से भी जानते हैं, लीनियर मॉडल के नाम से भी इसको जानते हैं। और यही होती है जो हमको एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जिस प्रोसेस को फॉलो करना होता है वो यही की होती है। पर पहले उसको पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ गाइडलाइंस को पढ़ लेते हैं। गाइडलाइंस देखते हैं तो पहले हम इसकी गाइडलाइंस के देख लेते हैं। पहली होती है अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द एप्लीकेशन बिफोर स्टार्टिंग द डेवलपमेंट। मतलब क्या होता है, इस किसी भी प्रॉब्लम को या डेवलप करने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए पहले उसे हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए, प्लस उसकी नीड को हमें समझना चाहिए। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट होती है फाइंड आउट ऑल पॉसिबल इनपुट विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोडक्ट द डिज़ाइन रिजल्ट और रिजल्ट्स। एक ऐसी हमें ये फाइंड आउट करना चाहिए कि हमें इस चीज़ को बनाने में कितने इनपुट्स लगेंगे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है द एप्लीकेशन मस्ट बी रिलायबल, इट मस्ट बी कैपेबल फॉर हैंडलिंग सब्सटीट्यूशन लाइक रॉन्ग इनपुट और नो इनपुट, इट शुड डिस्प्ले प्रॉपर एरर मैसेज इन द केस ऑफ सर्च एरर। एक ऐसी एप्लीकेशन डिफाइन करना चाहिए जो रिलायबल हो, है ना, फ्लेक्सिबल हो, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज तो हो ही सही, इसके साथ अगर कुछ इनपुट गलत हो रहा है तो वो हमें प्रॉपर एरर का मैसेज प्रोवाइड करे। क्लियर बच्चों? ये लास्ट है द एप्लीकेशन शुड बी पोर्टेबल, इट शुड बी एबल टू रन नो डिफरेंट प्लेटफॉर्म, है ना। एक ऐसी एप्लीकेशन जो हर किसी प्लेटफॉर्म पे क्या हो जाए, रन हो जाए। क्लियर बच्चों? ये आपको इसकी गाइडलाइन समझ में आई? चलिए अब हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों वो है स्टेज ऑफ सिंपल GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मतलब GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट जिसको मैं SDLC, वाटरफॉल मॉडल, इन सब के नाम से बता रही थी, वो यहाँ पे स्टेज है काय की, GUI की। क्लियर स्टूडेंट? इसमें पहला होता है बच्चों एनालिसिस। क्लियर? एनालिसिस मतलब इसमें 6-7 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले बच्चों इसे हम समझने के पहले ये समझे कि हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, राइट, है ना। जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो सब सॉफ्टवेयर पे चल रही है, तो सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम इस सॉफ्टवेयर को क्यों बनाना चाहते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे एनालिसिस हुआ। नेक्स्ट होता है बच्चों डिज़ाइन। चलो एनालिसिस हो गया, हमें पता चल गया है कि हमें इसको क्यों बनाना है, तो उसके बाद इसकी होती है डिज़ाइन। डिज़ाइन समझ में आया बच्चों? डिज़ाइन कैसी होती है कि डिज़ाइन ऐसी हो कि GUI हो, राइट, हर व्यक्ति इसे ईजीली क्या करे, समझ सके।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों कोडिंग। एनालिसिस हो गई, क्लियर हो गया। डिज़ाइन हो गई, सबको समझ में अच्छा हो गया। अब बात करते हैं हम कोडिंग की। कोडिंग मतलब कौन सा डेटा कहाँ से उठ के कहाँ जा रहा है, कौन सा डेटा बेस रखना है, किस में हम क्या काम कर सकते हैं। तो ये हम कहाँ से करते हैं बच्चों, GUI एप्लीकेशन से करते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट, समझ में आया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट इसमें होता है टेस्टिंग एंड डिबगिंग। कोड हो गया, अब इस पे जाता है टेस्ट पे। जैसे से बच्चों एक मोबाइल बनाया, ठीक है, मोबाइल अच्छा बन गया, पूरा हो गया, लेकिन उसको पहले टेस्ट करना पड़ता है। तो उसको टेस्ट कौन करता है, जो व्यक्ति बनाता है, उन कंपनीज के जितने लोग होते हैं वो सब उसे क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट करने पे जो प्रॉब्लम आती है तो वहीं वो उसे डिबग कर लेते हैं, मतलब उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है भैया, सॉल्व हो गया हमारे तरफ से, कंपनी की तरफ से अच्छा बन गया। तो कंपनी क्या बोलती है, इसका कंपनी का हेड कि बच्चों पहले एक वर्कर्स को क्या बोलती है कि आप पहले क्या करो, इसका डॉक्यूमेंटेशन करो, मतलब इसकी एक फाइल बनाओ। जैसे आपने कोई मोबाइल परचेज करते हैं तो आपको कितना भी मोबाइल चलाना आता हो, लेकिन बुक मोबाइल वाला आपको उस मोबाइल के रेफरेंस में एक बुक प्रोवाइड करता है कि ये मोबाइल कैसे ऑपरेट होगा, कैसे चलेगा। क्लियर, तो ये क्या होता है उसका डॉक्यूमेंटेशन। अब बच्चों नेक्स्ट होता है डिलीवरी एंड मेंटेनेंस। हो गया पूरा, अब हम इसको क्या करते हैं, डिलीवर करते। कोई व्यक्ति, कोई कस्टमर हमारे यहाँ से लेके गया, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम आई तो हम उसे क्या करते हैं, मेंटेन करके देते हैं। तो बच्चों ये कुछ छः स्टेप्स ऐसी होती है जो हमको किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। पहली एनालिसिस, दूसरी डिज़ाइन, तीसरी कोडिंग, चौथी टेस्टिंग एंड डिबगिंग, पांचवी डॉक्यूमेंटेशन एंड डिलीवरी एंड मेंटेनेंस। क्लियर बच्चों, तो ये 6 ऐसी होती है जिसका हमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, किसमें, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर्स को बनाने में। आई होप सो बच्चों कि ये आपको यहाँ समझ में आई है। यहाँ पे मैंने आपको पूरा अच्छे से ड्रॉ समझा दिया है, पर सबका डिस्क्रिप्शन यहाँ मैंने आपको नहीं दिया है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए बच्चों आप बुक का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको वही चीज़ समझाई है जो कि बुक में दी हुई है। तो इसकी थ्योरी जो आपको अगर लर्न करनी है ना, ऑब्वियसली करोगे ही सही, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो उसकी थ्योरी के लिए आप क्या लेंगे, इसकी बुक। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए ये देखो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मैंने एक यहाँ पे और आपको ड्रॉ बना दिया है। प्लानिंग, एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनिंग। इसके आगे इसकी शॉर्ट बच्चों डेफिनेशंस भी दी हुई है, जो मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में ही समझा चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एरर। व्हाट इज एरर, तो पहले एरर की डेफिनेशन देखते हैं। A error is a type of mistake. We can say an error is a condition of having incorrect or false acknowledgement, or error is defined as the unexpected invalid program state from which it is possible to recover. एरर क्या है, एक टाइप की मिस्टेक है, जो हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं या जो भी चीज़ चल होती है उसमें एरर आती है, उसमें कुछ गलती हो जाती है, जिसे हम कंप्यूटर भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों, एरर कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए टाइप्स ऑफ एरर। एरर में कितने टाइप्स की एरर होती है देखते हैं बच्चों। तो मैं बता दूं इसको कि मेनली 3 टाइप्स की एरर होती है। पहली एरर होती है सिंटैक्स एरर, दूसरी होती है रन टाइम एरर, और तीसरी एरर होती है बच्चों लॉजिकल एरर। अब इनको हम 1 बाय 1 समझते हैं। पहले हम बात करते हैं सिंटैक्स एरर की। In computer science, a system error is a syntax of sequence of character or token that is indexed to be written in compile time. A program will not compile until all syntax error are correct. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, कंप्यूटर विज्ञान में एक सिंटैक्स त्रुटि वर्णों या टोकन के अनुक्रम में सिंटैक्स में एक त्रुटि है जिसे संलग्न समय में लिखने का इरादा है। जब तक सभी वाक्य अनुसार त्रुटियों को ठीक नहीं किया जाता तब तक एक कार्यक्रम संचालित नहीं किया जाता। सीधी सी बात है बच्चों, सिंटैक्स एरर क्या, एक ऐसी एरर जो किसी सिंटैक्स में आती है उसे हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। जब तक हम उस सिंटैक्स को सही नहीं करते हमारा कंप्यूटर आगे रन नहीं करता। क्लियर बच्चों। चलिए देखते हैं अब हम यहाँ पे, जैसे आपको एक इमेज के थ्रू बताया है, यहाँ पे लिखा है सिंटैक्स एरर,
जी बच्चों, आपको देख के समझ में आ गया है कि ये पुराना क्या है, एक फ़ोन है ना, उसमें इसी तरह की सिंटेक्स एरर प्रोवाइड होती है। एक और दिया है, ये जावा का ड्रॉ ले रखा है मैंने, यहाँ जावा का पूरा प्रोग्राम है बच्चों। आप देखो यहाँ पे आप क्या आर लिखना भूल गए या फिर आप कॉमा लगाना भूल गए, तो उसने क्या दे दिया आपको, सिंटेक्स एरर। इसे हम कौन सी एरर बोलते हैं बच्चों, सिंटेक्स एरर। चलिए अब हम बात करते हैं रन टाइम एरर की। रन टाइम एरर इज एप्लीकेशन एरर दैट अक्रॉस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। रन टाइम एरर आर यूजली अ categories of exception that encompass a varieties of some specific error type such as a logical error, input error, encoding error, understanding object error divided by zero error। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, रन टाइम त्रुटि एक एप्लीकेशन त्रुटि है जो प्रोग्राम निष्पादन में प्रयोग के दौरान होती है। रन टाइम त्रुटि आमतौर पर अपवाद की एक त्रुटि होती है जो विभिन्न प्रकार के आधुनिक विशिष्ट त्रुटि प्रकारों जैसे तर्क त्रुटि, आयो त्रुटि, एनकोडिंग त्रुटियाँ, अपरिभाषित वस्तु त्रुटियाँ, शून्य त्रुटियाँ द्वारा विभाजन और कई और अधिक शामिल है। रन टाइम एरर एक ऐसी एरर होती है जिसको रन टाइम पे आती है बच्चों, जिसे हम एक एरर के थ्रू जानते हैं, जिसमें जैसे डिवाइडेड बाय ज़ीरो है, कोई इनपुट की एरर है, इस तरह की एरर का में आती है, रन टाइम एरर में आती है। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ में दिखा दूँ कि कोई प्रोग्राम आपने रन करा तो इस तरह से रन टाइम एरर का आपको एक मैसेज प्रोवाइड होता है, जिसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो डिवाइडेड बाय ज़ीरो की आती है ना, इंडेक्स आउट ऑफ एज, नल पॉइंटर, लीगल फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट सही नहीं है, अगर किसी चीज़ को आप ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, है ना, किसी इंडेक्स में ऑलरेडी डेटा फिल है और उसको वापस भरेंगे तो भराएगा क्या, ये सब काम में आती है रन टाइम एरर में। लॉजिकल एरर, ये लास्ट टाइप है आपकी किसका, एरर का। लॉजिकल एरर, दिस आर द एरर डन बाय द प्रोग्राम विथ एरर विल रन बट डज नॉट प्रोड्यूस डिस्क्राइब रिजल्ट। एक ऐसी एरर जिसमें आपका लॉजिक क्या होता है बच्चों, गलत होता है, जिसे हम लॉजिकल एरर के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा, गेटिंग डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। चलिए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग, देखते हैं। रन टाइम एरर और ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्शन and handling such as the error in the application is called exception handling. In Java, exception handling is done by try catch block। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, रन टाइम त्रुटि को आपदा भी कहा जाता है और एप्लीकेशन में ऐसी त्रुटियों को संभालना आपदा हैंडलिंग कहा जाता है। जावा आपदा में हैंडलिंग का उपयोग करके ब्लॉक पकड़ कर लिया जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज नथिंग बट स्टूडेंट, जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा एरर्स और टाइप्स ऑफ एरर, उस एरर्स को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाते हैं, जिसे हमने ट्राई, कैच, ब्लॉक, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जिससे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के नाम से बच्चों इसे जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल के साथ बता दूँ कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है जावा में। इसे समझाने से पहले एक चीज़ और बता दूँ बच्चों कि एक्सेप्शन हैंडलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आपकी बुक में एक छोटा सा 3 या 4 लाइन का दिया है, तो हम यहाँ पर वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैसे एक कार है जिसे हमें रन करना है और उसका सपोज पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब उसे कहीं जाना है, तो यहाँ पे क्या आ गई, एक्सेप्शन आ गई कि वो कैसे जाएगा, और कार क्या हो गई, स्टॉप हो गई। अब उस एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करना है, तो पहले हम कहाँ जाए, पेट्रोल भरवाने। जैसे हमने पेट्रोल की टंकी फुल करी तो कार कहीं भी क्या हो सकती है, जा सकती है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ठीक है बच्चों। चलिए इसी चीज़ को मैं एक और एग्जांपल के साथ समझा दूँ आपको। एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा एक प्रोग्रामर है जो क्या कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, प्रोग्राम बना रहा है, और वो किसके पास जा रहा है, सर्वर के पास। लेकिन सर्वर के पास तो वो प्रोग्राम का डेटा ही नहीं है, ठीक है, तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा, पहले बैकअप के पास। एक्सेप्शन हैंडलर कोड विल कॉल अ बैकअप सर्वर इन मेन सर्वर इज डाउन। इट मीन्स कि जो एक सर्वर क्या है वो क्या हो गया है, डाउन हो गया, तो वो यहाँ से किसके पास जाएगा, दूसरे सर्वर के पास, जो कि क्या रखा है, बैकअप सर्वर। जैसे ही वो बैकअप सर्वर के पास जाएगा और उसके बाद वो डेटा क्या कर लेगा, यूज़ कर लेगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स कि कोई भी
सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर बनाता है या यूज़ करता है वो मल्टीपल बैकअप से क्या करता है बच्चों, काम करता है। तो आई होप सो बच्चों कि यहाँ पर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है इन शॉर्ट टॉपिक में समझ में आई है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, आई होप सो बच्चों कि यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग गाइडलाइन जो चैप्टर नंबर 14 है वो यहाँ पर समझ में आया है। जी बच्चों, ये चैप्टर एक ही लेक्चर में ख़त्म हो गया है क्योंकि ये शॉर्ट चैप्टर से और इम्पॉर्टेंट्स भी था। मैंने इसकी सारी चीज़ों को आपको अच्छे से क्लियर करवाया कि एरर क्या होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, गुड प्रोग्रामर क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग मॉड्यूल क्या होता है, हम कैसे SDLC को किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं, तो हमने SDL समझी। क्लियर स्टूडेंट? आई होप सो कि यहाँ पर आपको ये चैप्टर फिनिश हुआ है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। क्लियर बच्चों? ओके, थैंक यू।